दोस्तों सबसे पहले इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने से पहले आज की तिथि के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपन उसकी बात करें। आज 5 जून है और ये 5 जून किस रूप में मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सीधे तौर पर यह प्रश्न आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अपना जवाब होगा विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन दोस्तों इतने से काम नहीं चलता, हम यहाँ थोड़ी सी बात और करेंगे कि ये विश्व पर्यावरण दिवस है वो दुनिया में पहली बार कब मनाया गया। इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया? तो यहाँ अपन थोड़ी सी बात करेंगे विश्व पर्यावरण सम्मेलनों से संबंधित। अपनी एक वैश्विक संस्था है दोस्तों यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रायोजित पहला जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन था दोस्तों वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, इसकी पृष्ठभूमि दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन में तैयार हुई है। हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में जब की गई थी, तब इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना, विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखना। लेकिन जब ये अपनी प्रारंभिक जो मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, उसके बाद धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ है वो शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला व बाल पोषण, इन सभी क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र भी यूएनओ द्वारा वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे वो सम्मेलन के रूप में जन चेतना जागृत करना हो। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित पहला वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन कौन सा था? तो अपना जवाब होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। अब प्रश्न आता है कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 से 21 जून 1972 तक किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो जवाब होगा स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। इस सम्मेलन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से न पढ़कर अपन यहाँ पर इस सम्मेलन में लिए गए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करेंगे। इस सम्मेलन में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए अभिकरण यूएनईपी का गठन भी इस सम्मेलन में किया गया। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 21 जून 1972 को हुई है। 21 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में यूएनईपी के गठन संबंधी प्रस्ताव पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर की, जिसके साथ ही दोस्तों इसका गठन माना जाता है। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी शहर में है। अब ये जो 5 जून है ना, ये इस सम्मेलन की प्रारंभिक तिथि थी, और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने ये एक प्रस्ताव लेकर के इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? तब तो जवाब होगा दोस्तों अपना स्टॉकहोम सम्मेलन में। और फिर प्रश्न आता है कि दुनिया में पहली बार या यूं कहें प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अब अपन मूल बिंदु की बात करेंगे जो हमें पढ़ना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो अपना दूसरा भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं,
अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित बहुत सारी बातें दोस्तों अपन ने जब राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था एक सारणी बनाकर इनसे पिछले वीडियो में, कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये किस प्राचीन भूआकृति का भाग है, तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। ये भारत के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। इसके बाद बात करें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो दोस्तों ये लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है, अर्थात इसमें राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्रफल शामिल है। फिर बात करते हैं कि यहाँ राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती, तो दोस्तों राज्य की कुल आबादी का 10% भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है। तो 4 मुख्य प्रश्न आप जाने, किस प्राचीन भूआकृति का भाग था, तो जवाब होगा गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में शामिल है, तो जवाब होगा प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो लगभग 9% भूभाग इसमें शामिल है। और राज्य की कितनी आबादी यहाँ निवास करती है, तो दोस्तों लगभग 10% आबादी यहाँ निवास करती है। अब उसके बाद बात करें कि ये जो पर्वत होते हैं ना दोस्तों, ये उत्पत्ति के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ने से पहले हमें इसकी श्रेणी ज्ञात करनी है कि ये पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है। तो दोस्तों यहाँ अरावली पर्वतमाला की श्रेणी को आप 2 आधार पर पढ़ेंगे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक बात करेंगे दोस्तों वर्तमान स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो अरावली पर्वतमाला है ना दोस्तों, ये एक वलित या मोड़दार पर्वतमाला है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो दोस्तों ये वलित या मोड़दार पर्वतमाला है। और वलित या मोड़दार पर्वतमालाओं का निर्माण जब 2 धरातलीय प्लेटों के आपस में टक्कर होती है ना, तो उस टक्कर के कारण पड़ने वाले वलय के कारण या मोड़ के कारण होता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला भी इसी को माना गया है। अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। यहीं पर दोस्तों इसकी उत्पत्ति कब हुई थी उससे संबंधित प्रश्न बन जाता है। तो अरावली की जो उत्पत्ति है ना वो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और इस आधार पर इसे विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है। फिर बात आती कि वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली किस श्रेणी की पर्वतमाला है, तो दोस्तों ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अवशिष्ट पर्वतमाला कहते किसे हैं। अवशिष्ट पर्वतमाला उस पर्वतमाला को या उस पर्वतीय भाग को कहा जाता है जो अपनी उत्पत्ति के बाद अपर्दन के कारण धीरे धीरे अपने मूल जो स्वरूप है उसको खो देता है, उसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है कि अपनी अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी ना प्री कैम्ब्रियन काल में, तब इसमें भी हिमालय के समान ऊंची ऊंची चोटियां थी और धीरे धीरे अपर्दन के कारण इस अरावली का आकार है वो घट गया है। तो वह पर्वतमाला जो उत्पत्ति के बाद अपर्दन के कारण मूल आकार को खो देती है, उस पर्वतमाला को ही दोस्तों अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। इसलिए अरावली भी किस श्रेणी की पर्वतमाला मानी जाएगी, अवशिष्ट, क्योंकि उत्पत्ति के समय जैसा अपन ने बात की कि इसमें हिमालय के समान ऊंची चोटियां थी,
दोस्तों हमें पता है कि अपना जो पृथ्वी का धरातल है ना, इस धरातल से अपन वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल का सबसे नजदीकी परत अपनी धरातल के, उसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। जैसे आप धरातल से 165 मीटर ऊपर चलोगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा, फिर 165 और ऊपर चलोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और गिर जाएगा। यानी जैसे जैसे आप धीरे धीरे धरातल से ऊपर चलते हैं तो एक ऊंचाई ऐसी आती है जहां तापमान घटकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और हमें पता है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल है वो बर्फ में बदल जाता है। यही कारण होता है कि वो ऊंची पर्वत चोटियां जहां औसत तापमान घटकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे चला जाता है, उन चोटियों के ऊपर बर्फ जमी रहती है। जैसा कि अपन हिमालय पर्वतमाला की ऊंची चोटियों पर देखते हैं। तो अगर अरावली की ऊंचाई भी इतनी थी कि हिमालय के समान या ऊंची चोटियां थी, तो सीधा सा सवाल उत्पन्न होता है दोस्तों कि क्या अरावली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ जमी रहती थी? क्या उस बर्फ के जमाव के प्रमाण वर्तमान अरावली से किसी क्षेत्र विशेष से मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ जवाब हाँ होगा। अगर अरावली की चोटियां भी अगर हिमालय के समान ऊंची थी तो निश्चित रूप से इसकी चोटियों पर भी बर्फ जमी रहती थी। और याद रखें दोस्तों, अरावली की चोटियों पर बर्फ के जमाव के प्रमाण वर्तमान दक्षिणी अरावली से मिले हैं। प्रश्न पूछ लेते हैं कि अरावली की चोटियों पर बर्फ के जमाव के प्रमाण किस भाग से मिले हैं? तो अपना जवाब होगा दक्षिणी अरावली से। ये तो बात होगी दोस्तों अरावली पर्वतमाला की श्रेणी की। दोबारा देखना, उत्पत्ति के आधार पर इसे आप वलित या मोड़दार पर्वतमाला कहोगे और इसकी उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले। इस आधार पर यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। याद रखना दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम और नवीनतम दोनों पर्वतमालाओं का संबंध अपने भारत से है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला तो आप अरावली पर को मान रहे हैं, और विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है दोस्तों वो हिमालय है। इसी प्रकार वर्तमान स्थिति के आधार पर बात करें तो अरावली की श्रेणी की पर्वतमाला, अपना जवाब होगा अवशिष्ट, क्योंकि उत्पत्ति के बाद अपरदन के कारण धीरे धीरे इसका आकार घटा है, इसलिए इसे वर्तमान में अपन अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में शामिल करते हैं। प्राचीन काल में ऊंची चोटियों पर इसमें भी बर्फ जमी रहती थी, और उस बर्फ के जमाव के प्रमाण दोस्तों अरावली के किस भाग से प्राप्त हुए हैं? तो अपना जवाब होगा अरावली के दक्षिणी भाग से बर्फ के जमाव के प्रमाण मिले हैं। ये तो बात होगी अरावली की श्रेणी की। अब बात आती है कि बनावट व संरचना के आधार पर अपनी अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है? तो दोस्तों याद रखें, बनावट व संरचना के आधार पर अरावली की जो तुलना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि बनावट व संरचना की दृष्टि से अरावली की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है? आपका जवाब होगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि अरावली में मुख्यतः कौन से क्रम की चट्टानों के जमाव हैं, या अरावली में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो दोस्तों अरावली में धारवाड़ चट्टानों के जमाव हैं, धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर अपन इसे उपभागों में बांटें तो अरावली के उत्तरी भाग में दोस्तों दैली समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, और अरावली के दक्षिणी भाग में मुख्यतः दोस्तों राइलो क्रम की चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में जो दैली क्रम की चट्टानें हैं उनमें मुख्यतः क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। याद रखना दोस्तों, क्वार्टजाइट है वो एक कायांतरित चट्टान होती है, और ये बलवा पत्थर रूपी अवसादी चट्टान का ही कायांतरित रूप होता है। तो जो अरावली का उत्तरी भाग है उसमें तो क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है, और अरावली का जो दक्षिणी भाग जहां राइलोक्रम की चट्टानों के जमाव हैं दोस्तों, वहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। तो दैली समूह में तो क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है, और राइलोक्रम में मुख्यतः आपको याद रखना है ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है।
अब उसके बाद बात आती है दोस्तों कि इस अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस दिशा से किस दिशा में है। तो अरावली के विस्तार को अपन एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला है, उसके आकार, उसके विस्तार, उसकी लंबाई, उसकी औसत ऊंचाई से जुड़े हुए प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। अरावली का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, अपेक्षाकृत वो दक्षिणी भाग चौड़ा है, और अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है दोस्तों वो अपेक्षाकृत संकरा है। अरावली का विस्तार कुछ इस प्रकार से है, ये तो है दक्षिण पश्चिम दिशा, और दोस्तों ये है आपकी उत्तर पूर्व दिशा। दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार है दोस्तों, वो माना जाता है खेड़ब्रह्मा से और ये खेड़ब्रह्मा जो स्थान है ना दोस्तों, ये पालनपुर में पड़ता है, गुजरात में। और उत्तरी पूर्वी भाग है दोस्तों, ये माना जाता है रायसीना की पहाड़ियाँ, और रायसीना की पहाड़ियों में भी अगर अपन बात करें सबसे उत्तरी भाग, तो वो मंजनू का टीला कहलाता है दोस्तों। रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, ये दिल्ली में स्थित हैं। राष्ट्रपति भवन के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो ही रायसीना की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में कहाँ से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में कहाँ तक है। यहाँ इसके विस्तार को लेकर भी दोस्तों दो चीज़ याद रखना। अगर अपन बात करें कि उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है, तो याद रखें दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है, और अवशिष्ट पर्वतमाला का मतलब अपर्दन के कारण धीरे 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 इसके आकार में कमी आई है, इसका आकार घटा है। तो जो पहले बना है दोस्तों, उसका अपर्दन ज़्यादा हुआ, इसलिए उसका आकार कम रह जाएगा। और जिस अरावली के भाग का निर्माण बाद में हुआ है, उसका अपर्दन कम होने से अपेक्षाकृत वह प्राचीन भूभाग की तुलना में ऊंचा है। तो अगर अपन वर्तमान अरावली की बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग है वो सबसे कम ऊंचा है दोस्तों, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो सबसे अधिक ऊंचा है। तो सीधी सी बात इसी से निकल कर आती है कि उत्तरी भाग कम ऊंचा है, मतलब इसका अपर्दन ज़्यादा हुआ है, और अपर्दन ज़्यादा तब हुआ है जबकि ये पुराना है। और दक्षिणी भाग है वो अधिक ऊंचा है, इसका मतलब उसका अपर्दन कम हुआ है क्योंकि वो बाद में बना है। तो अगर अपन बात करें कि अरावली के किस भाग की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जा सकती है, तो याद रखें उत्तरी पूर्वी भाग जो इसका है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसकी उत्पत्ति बाद में। तो उत्पत्ति की दृष्टि से यदि अपन विस्तार देखें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगा, जबकि वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर सीधा ही प्रश्न आ जाए, मान लो कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है, तो वो वर्तमान स्थिति के आधार पर अपन बताएंगे। वर्तमान में सबसे ऊंचा और सबसे विस्तृत जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, और सबसे कम ऊंचा भाग है दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी भाग है। तो वर्तमान स्थिति के आधार पर इसका विस्तार आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम में खेड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर दोस्तों उत्तर पूर्व में रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न आता है कि खेड़ब्रह्मा से लेकर रायसीना तक जो इसका विस्तार है वो कुल कितनी लंबाई में है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 692 किलोमीटर है। फिर बात आती है कि इस अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है। इसका आकार पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, इसी के आधार पर आप इसे जज करें। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग चौड़ा है, बीच का भाग संकरा है, ऊपर से थोड़ा बीच वाले से थोड़ा सा विस्तृत है, यानी बीच का जो भाग है इसका संकरा है। और इस आकार को देखने पर आपको एक वाद्य यंत्र जैसा इसका आकार नजर आएगा। उस वाद्य यंत्र का नाम है तानपुरा। तानपुरा एक तत्वाद्य होता है दोस्तों। तत्वाद्य का मतलब तार से निर्मित, और जो तार के स्पर्श से जिससे ध्वनि निकाली जाए वो तत्वाद्य कहलाते हैं। तानपुरा भी एक ऐसा तत्वाद्य होता है
जिस जो बीच से सकरा होता है और सकरे भाग से पकड़कर जिस हाथ से उसे पकड़ा जाता है उसी हाथ की अंगुलियों से उसे बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को तानपुरा कहते हैं। मुख्यतः तानपुरा नारद जी का वाद्य यंत्र है दोस्तों। नारद जी के हाथों में आपको दो वाद्य यंत्र नजर आएंगे, एक तो खड़ताल जैसा जो खटपट खटपट की आवाज निकालता है, एक नारायण नारायण के साथ जो ध्वनि निकलती है वो तानपुरे की आती है। वैसा ही इसका आकार है, तो आकार की बात करें तो तानपुरे के समान। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद प्रश्न आता है अरावली की जड़ों को लेकर कि अरावली की जड़ें कहां से शुरू होकर कहां तक फैली हुई हैं। तो दोस्तों इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में खेड़ब्रमा से लेकर के अपन मान रहे हैं रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। इसका ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, इसमें आपको बताया था मुख्यतः यहाँ रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव हैं। और दोस्तों वो रायलोक्रम की चट्टानें हैं वो बाहर पर्वत श्रेणी के रूप में तो आपको दिखाई दे रही खेड़ब्रमा से, लेकिन अगर इन रायलोक्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका विस्तार है वो धरातल के नीचे 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 दक्षिण पश्चिम में आगे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय, वहां तक उन रायलोक्रम की चट्टानों का विस्तार है। इसका मतलब अरावली की जो जड़ है वो खेड़ब्रमा से तो शुरू होती है दोस्तों। जड़ से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरावली की जड़ें शुरू कहां से होती हैं, जवाब होगा खेड़ब्रमा से। और कहां तक हैं, तो जवाब होगा अरब सागर तक, यानी अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप तक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बात आती है कि जो अरावली का विस्तार है 692 किलोमीटर, ये कुल मिलाकर कितने राज्यों में है। तो यहां से आप देखो पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, गुजरात से शुरुआत होती है और अंतिम जो राज्य या इकाई है केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, उत्तर में दिल्ली है। तो दो तो आपके सामने आ गए गुजरात और दिल्ली, बीच में गुजरात से दिल्ली का मतलब ये जो भाग है ये राजस्थान में आएगा। तो मुख्यतः इस विस्तार की बात करें तो ये 4 राज्यों में या भारतीय संघ की 4 इकाइयों में फैला हुआ है। सबसे उत्तर में आपका दिल्ली आ गया, दिल्ली के बाद इसका थोड़ा सा विस्तार आपका हरियाणा राज्य में आ जाएगा, फिर अधिकांश इसका विस्तार है वो राजस्थान में है और फिर इसका विस्तार है वो आपके गुजरात में है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है दोस्तों वो मुख्यतः 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर। अगर अपन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार है ना दोस्तों, वो सिरोही जिले से शुरू माना जाता है कि सिरोही से शुरू होकर उत्तर पूर्व में जो इसका विस्तार है वो खेतड़ी झुंझुनू तक है। और ये जो सिरोही से लेकर खेतड़ी तक इसका विस्तार है दोस्तों ये लगभग 550 किलोमीटर है, यानी कुल 692 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 550 किलोमीटर अरावली का विस्तार आपके राजस्थान में है, जो संपूर्ण अरावली का लगभग 80% है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि संपूर्ण अरावली का लगभग कितना प्रतिशत विस्तार राजस्थान में है। तो जवाब होगा आपका लगभग 80% विस्तार। दोबारा देखना, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में कहां से प्रारंभ होता है। कैमरा बंद हुआ है क्या, हो गया ना। रिदम तोड़ देते हैं बीच, सिस्टम खराब सर। क्या ही हो, वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है केवल है।
दोस्तों थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण एक बार वीडियो अपना पॉज हुआ था, अब उससे आगे अपन शुरू करें। इसे रिवाइज करते हैं कि दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार कहाँ से शुरू होता है। एक पर्सन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन बेस पे बता रहा हूँ। जवाब होगा दोस्तों खेड़ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से। उत्तर पूर्व में कहाँ तक है? जवाब होगा दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक। कई बार रायसीना की पहाड़ियों की जगह दोस्तों मंजनू का टीला भी आ सकता है, तो याद रखें सबसे उत्तरी जो भाग है ना अरावली का, वो मंजनू के टीले तक फैला हुआ है। फिर बात आती है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो जवाब होगा दोस्तों 692 किलोमीटर है। और फिर प्रश्न आता है कि अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो कुल मिलाकर 4 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? जवाब होगा 550 किलोमीटर। कहने का मतलब संपूर्ण अरावली का लगभग कितना प्रतिशत भाग अपने राजस्थान में है, तो अपना जवाब होगा 80% है। फिर बात इसकी जड़ों को लेकर की कि दक्षिणी अरावली के भाग में जो राइलोक्रम की चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों का जमाव है वो भूगोलवेताओं के अनुसार, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खेड़ब्रह्मा से आगे अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये राइलोक्रम की चट्टानें अरब सागर तक फैली हुई हैं। तो इसकी जड़ से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों कि अरावली की जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक फैली हुई हैं। तो जड़ें हैं वो खेड़ब्रह्मा से तो प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक फैली हुई दोस्तों? अरब सागर तक फैली हुई हैं। अब जो ये अपनी अरावली है, इस अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों बात की थी कि निर्माण के समय ये हिमालय के समान ऊंची थी, वो बात अलग। आज हमारे सामने जो अरावली है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अगर प्रश्न आ जाए कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों याद रखना वो 930 मीटर है। अरावली का आकार कैसा है, तो जवाब होगा तानपुरे के समान है। अब इस अरावली का विस्तार राजस्थान में किन किन जिलों में है, राजस्थान में इसके विस्तार को लेकर कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन पर अपन बात करेंगे। मान लो जी ये डायग्राम है वो राजस्थान में विस्तार का है, और राजस्थान में अरावली का विस्तार जिसकी चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं कि दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक है। फिर क्यों हो रही है भाई, फिर कट गया क्या पावर कनेक्शन? अरे मैं पूछ रहा चाल गो के
चादरों को सी चलो गुरु। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इसका दक्षिण पश्चिम में विस्तार है वो सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक माना जाता है। इस विस्तार से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली में स्थित जिले कितने हैं। तो दोस्तों, अरावली में स्थित जिलों की संख्या मानी जाती है 7। यहाँ अरावली में स्थित जिलों का अभिप्राय थोड़ा सा आप जान लें। अरावली का विस्तार तो कुल मिलाकर 13 जिलों में माना जाता है दोस्तों, लेकिन वो जिले जिनका अधिकांश भाग अरावली के अंतर्गत आता है उनको अरावली में स्थित जिले माना गया है और अरावली में स्थित जिलों की संख्या मानी जाती है 7। अब ये 7 जिले हैं कौन कौन से। सबसे पहले उत्तर में आता है दोस्तों आपका अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो ये वो 7 जिले हैं जो अरावली में स्थित माने जाते हैं। पहला अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा दौसा, चौथा अजमेर, पांचवा राजसमंद, छठवां उदयपुर और दोस्तों 7वां सिरोही। अब यहाँ पर भी प्रश्न आते हैं कि अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार कौन से जिले में है। तो याद रखें दोस्तों, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है। तो जवाब होगा दोस्तों अजमेर जिले में है। अरावली में स्थित जिलों की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब 7 होगा और 7 जिले हैं कौन कौन से। अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में है। उदयपुर जिले में। और अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है। जवाब होगा उदयपुर में। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अरावली के मुख्य भाग का विस्तार कुल कितने जिलों में है। तो याद रखना दोस्तों, कुल 13 जिलों में फैली हुई है। अरावली का विस्तार कुल मिलाकर कितने जिलों में। तो जवाब होगा 13 जिलों में। और वो 13 जिले कौन से हैं। 7 तो वो जिले जो अरावली में स्थित माने गए, इनके अलावा झुंझुनू है आपका, सीकर है, तो 7 और 2 दोस्तों 9। उसके बाद आपका भीलवाड़ा है, थोड़ा सा चित्तौड़ का भूभाग आ जाता है, डूंगरपुर है और डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य स्थित मेवल क्षेत्र को भी दोस्तों अरावली का ही भाग माना जाता है। तो बांसवाड़ा, ये वो 13 जिले हैं अरावली में स्थित जिले। जवाब होगा आपका 7। अरावली का विस्तार कुल कितने जिलों में। जवाब होगा 13।
और वो 13 जिले कौन से? 7। तो ये दोस्तों 6 जिले ये। अब यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है, अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद LSA की एग्जाम में आया था, पशुधन सहायक की एग्जाम में, कि अरावली का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में है? तो वहाँ पर जवाब दोस्तों 10 माना गया है। और वो 10 क्यों माना गया है? क्योंकि आपका ये जो बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के भूभाग हैं, यहाँ अरावली का आंशिक विस्तार है। तो अरावली का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में? तब आपका जवाब होगा 10 जिलों में। अब इसके अलावा देखो, अरावली की शाखाओं के विस्तार को लेकर भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये जो अरावली है, इसकी पश्चिमी शाखा का विस्तार अगर अपन देखें तो पाली जिले में वो पहाड़ियाँ जहाँ से लूनी के अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, पाली में स्थित उन पहाड़ियों को भी दोस्तों अरावली की ही पश्चिमी शाखा का भाग माना जाता है। इसके अलावा आपने इससे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय भाग पढ़ा था, और अर्धशुष्क मरुस्थल में अपने लूनी नदी बेसिन में कुछ ग्रेनाइट पहाड़ियों का जिक्र किया था। वो ग्रेनाइट पहाड़ियाँ जिनका विस्तार जालोर और बाड़मेर जिलों में आपने पढ़ा है, उन पहाड़ियों को भी अरावली की ही पश्चिमी शाखा का विस्तार माना जाता है, क्योंकि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जालोर और पाली में स्थित ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनमें भी राइलोक्रम की इन ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं, जो प्रधान रूप से आपके अरावली के इस दक्षिणी भाग में मिलते हैं। इसलिए भूगर्भिक दृष्टि से इन पश्चिमी पहाड़ियों का संबंध अरावली के दक्षिणी भाग की पश्चिमी शाखा के रूप में जोड़ा जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी अरावली की पश्चिमी शाखा का विस्तार किन किन जिलों में है? तो मुख्यतः पाली, जालोर और बाड़मेर जिलों में। इसी प्रकार अरावली का जो ये मध्यवर्ती भाग है, इसकी पूर्वी शाखा को लेकर प्रश्न आता है दोस्तों सवाईमाधोपुर जिले में। दौसा से आगे अपन बात करेंगे सवाईमाधोपुर जिला, और सवाईमाधोपुर जिले में चौथका, बरवाड़ा आदि जो पहाड़ियाँ आपने पढ़ी हैं, वो पहाड़ियाँ भी अरावली की ही पूर्वी शाखा का विस्तार मानी जाती हैं। तो सवाईमाधोपुर जिले में तो अरावली की पूर्वी शाखा का विस्तार है, और वो पूर्वी शाखा अरावली के किस भाग से निकली है? तो जवाब होगा मध्यवर्ती भाग से। और पाली, जालोर और बाड़मेर की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो अरावली की पश्चिमी शाखा का भाग माने जाते हैं। तो अगर प्रश्न मान लो आ जाए कि शाखाओं सहित अरावली का विस्तार कुल मिलाकर कितने जिलों में है, तो 13 के बाद एक 14, 15, 16 और 17, यानी कुल मिलाकर शाखाओं सहित ये अरावली 17 जिलों में फैली हुई है। ये बात हो गई अरावली के राजस्थान में विस्तार की। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि राजस्थान में स्थित जो ये अरावली है, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, और उन भागों का विस्तार किन किन जिलों में है, और वहाँ स्थित प्रमुख चोटियाँ और उन भागों की प्रमुख जो भौगोलिक संरचनाएं और भौगोलिक विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो राजस्थान में विस्तृत इस अरावली को दोस्तों अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में खेतड़ी से लेकर दक्षिण में सांबर तक का जो भाग है दोस्तों, इससे उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है। ये तो पहला उपभाग हो गया उत्तरी अरावली, जिसका विस्तार उत्तर में खेतड़ी से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक मानोगे आप? सांबर तक। फिर उत्तर में सांबर से लेकर यहाँ स्थान है आपके राजसमंद जिले का देवगढ़, उसके बीच का जो ये भाग जो सबसे सकरा भाग है, इससे कहा जाता है दोस्तों मध्य अरावली। और देवगढ़ से लेकर दक्षिण में गुजरात की सीमा तक का ये जो अरावली का सबसे विस्तृत भाग है दोस्तों, इसे आप कह सकते हो दक्षिणी अरावली। तो अरावली को कितने, राजस्थान में स्थित अरावली को अपन कितने उपभागों में बांट सकते हैं? 3 में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इन तीनों के अलग अलग विस्तार भी याद रखना। उत्तरी अरावली उत्तर में खेतड़ी से लेकर दक्षिण में सांबर तक, मध्य अरावली है वो सांबर से लेकर देवगढ़ तक, और दक्षिणी अरावली है वो देवगढ़ से लेकर दक्षिण में गुजरात की सीमा तक। अब इन तीनों में थोड़ा पहले मोटी तुलना करें अपन कि अरावली की जो 3 उपभाग अपन पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे ऊंचा, सबसे विस्तृत यानी सबसे चौड़ा और सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो दक्षिणी अरावली है। ये सबसे विस्तृत भी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियां भी दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। और अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर ये अरावली का सबसे नवीन भाग भी है।
इसी प्रकार प्रश्न आ जाए कि अरावली का सबसे कम ऊंचा व सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो जवाब होगा दोस्तों उत्तरी अरावली। ये अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला और सबसे प्राचीन या सबसे पहले निर्मित भाग है। अरावली का सबसे सकरा भाग कौन सा है, जवाब होगा दोस्तों मध्य अरावली। और यहाँ पर एक ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि अरावली में सबसे ज्यादा अंतराल किस भाग में है, तो भी याद रखना दोस्तों मध्य अरावली में है। उत्तरी अरावली के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखें, एक तो ये सबसे प्राचीन भाग है, एक ये सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। और मध्य अरावली के संबंध में याद रखें ये अरावली का सबसे सकरा भाग है और इसमें सर्वाधिक अंतराल हैं। दक्षिणी अरावली के बारे में तीन मुख्य बात याद रखें, ये अरावली का सबसे नवीन भाग है, सबसे बाद में निर्मित भाग है, ये वर्तमान में सबसे ऊंचा भाग है और सबसे विस्तृत भाग है। इसके अलावा जैविक और वानस्पतिक संसाधनों की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो अरावली के इन तीनों भागों में सबसे संपन्न भाग भी आपका दक्षिणी अरावली है। अब इन अरावली के तीनों भागों को अलग अलग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की अगर बात की जाए तो उत्तरी अरावली का विस्तार दोस्तों मुख्यतः 5 जिलों में है। अकेली उत्तरी अरावली का विस्तार यदि आपसे पूछा जाए तो मुख्यतः 5 जिलों में है। जैसा यहाँ खेतड़ी है आपका झुंझुनू में, उसके बाद सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर, ये वो 5 जिले हैं जिनमें आपकी उत्तरी अरावली का विस्तार है। कौन कौन से दोबारा याद रखें, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर। देखो दोस्तों संपूर्ण अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में प्रश्न पूछा जाए तो अपना जवाब होता है उदयपुर। लेकिन मान लो प्रश्न आ जाए कि उत्तरी अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो इन 5 जिलों में से सबसे ज्यादा विस्तार उत्तरी अरावली का कौन से जिले में, जवाब होगा दोस्तों जयपुर जिले में। उत्तरी अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले में है, तो अपना जवाब क्या होगा, जयपुर जिले में है। अब इस उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों रघुनाथगढ़ है और ये रघुनाथगढ़ चोटी सीकर जिले में पड़ती है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है उसकी कुल ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर है। देखो संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो यहाँ दक्षिणी अरावली में आबू पर्वत क्षेत्र है सिरोही में, वहां पर आएगी आपकी गुरु शिखर, जिसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं अभी, जो 1722 मीटर ऊंची है। जबकि यदि प्रश्न आ जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो जवाब होगा दोस्तों रघुनाथगढ़। कहाँ पर स्थित है, सीकर जिले में। कितनी ऊंची है ये, 1055 मीटर। इसी प्रकार इस उत्तरी अरावली की अन्य चोटियों की बात करें तो दोस्तों सीकर और झुंझुनू की सीमा पर जो पर्वत है उसे मालकेतु कहा जाता है और उसकी ऊंचाई 1052 मीटर है, जो इस भाग का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार झुंझुनू जिले में पड़ता है दोस्तों लोहारगल क्षेत्र, जिसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है कि पांडवों की बेड़ियां यहाँ स्थित पानी में स्नान से गलकर नष्ट हो गई थी। उस लोहारगल क्षेत्र की जो चोटी है वो इस क्षेत्र की तीसरी ऊंची चोटी मानी जाती है, जो 1051 मीटर है। फिर उत्तरी अरावली की चौथी प्रमुख चोटी दोस्तों जयपुर जिले में है खो, जो समुद्र तल से 920 मीटर ऊंची है। ये इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो है आपकी रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में है और 1055 मीटर ऊंची है। और जयपुर की जो प्रमुख चोटी है उत्तरी अरावली में वो खो है, जो दोस्तों 920 मीटर ऊंची है। अन्य चोटियों में बात की आपने मालकेतु और लोहारगल की। अब देखो ये जो शेखावाटी क्षेत्र में पहाड़ियां हैं ना अरावली की, इनको लेकर भी प्रश्न आता है कि उत्तरी अरावली का जो भाग शेखावाटी क्षेत्र में विशेषकर सीकर झुंझुनू जिले में स्थित है, उन सीकर झुंझुनू में स्थित अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इन पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। इन्हें कहा जाता है मालखेत की पहाड़ियां। ये तो हो गया अपने प्रमुख बातें उत्तरी अरावली के बारे में। फिर बात करें मध्य अरावली। समय क्या हो गया भाई?